नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुरुवार को कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। सीजेआई रमन्ना ने ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के लिए पत्रकारों के लिए मोबाइल सुविधा शुरू करने के लिए आयोजित एक वर्चुअल समारोह में की। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि सक्रिय रूप से कुछ न्यायालयों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले सभी न्यायाधीशों से आम सहमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को और अन्य 32 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में 20 मई 2021 गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठाणे पुलिस एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा SC/ST अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज मामले की जांच कर रही है। राज्य ने सिंह के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के लिए अंतरिम राहत के लिए जवाब देने के लिए समय की मांग करते हुए बयान देने पर सहमति व्यक्त की। गुरुवार को जस्टिस पीबी वर्ले और जस्टिस NR बोरकर की अवकाश पीठ ने परमबीर के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी की प्रस्तुतियां सुनी। इसके साथ ही राज्य के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाता का बयान दर्ज किया और मामले को 20 मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। खंबाता ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें दस्तावेजों का संकलन केवल 1 घंटे पहले मिला था। मूल शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रज्ञा तालेकर उपस्थित हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक अभियोजन का सामना कि एक किशोर की नियुक्ति को लेकर ये राय बनाना कि वो इस नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में अयोग्य है, ये मनमाना, अवैध और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसके अलावा कहा कि नियुक्त करने वाला व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को एक किशोर के रूप में सामना किए गए आपराधिक अभियोजन के विवरण का प्रकटीकरण करने के लिए नहीं कह सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक किशोर के रूप में सामना किए गए आपराधिक मुकदमे के विवरण का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता निजता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत बच्चे की प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने का निर्देश दिया। सूखा राशन प्रदान करते समय राज्यों के अधिकारियों को उन प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र पर जोर नहीं देना है जो उस समय उनके पास नहीं होगा और फंसे हुए प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई स्वयं घोषणा पर उन्हें सूखा राशन दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा राज्यों को भी फंसे हुए प्रवासी कामगारों, साथ ही उनके परिवारों के लिए एनसीआर में अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उन्हें दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा सरकारों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एनसीआर में फंसे हुए प्रवासी कामगारों को पर्याप्त परिवहन उपलब्ध कराया जाए जो अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न की शिकार एक 16 साल की किशोरी को 23 हफ्ते का गर्भ समाप्त करवाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति के टेटेड और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की अवकाश पीठ ने नाबालिग के पिता की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस गर्भावस्था को जारी रखने से याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट पहुंच रही है। इसके अलावा निश्चित रूप से उसकी 16 वर्ष की उम्र को देखते हुए उसके जीवन के लिए एक अंतर्निहित जोखिम भी है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार 13 मई को कहा कि ये एक युद्ध जैसी स्थिति है जहां इलाज की आवश्यकता लगभग सभी को है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों द्वारा अतिरिक्त स्ट्रेचर उन सभी के लिए खरीदे जाए जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने मंगलवार फिर से तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में कोविड-19 प्रतिक्रिया की निगरानी से संबंधित खुद से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया। वैक्सीन, कोर्ट ने कहा कि राज्य में टीकाकरण की कमी है
और हालांकि एक वैश्विक निविदा के लिए निर्णय लिया गया और इसके साथ ही वैश्विक रूप से निविदा आदि के लिए राज्य के निर्णय को इस राज्य को केंद्र द्वारा किए जाने वाले आवंटन के मद्देनजर डाइवर्ट न किया जाए। विशेष रूप से ये एक लंबी अवधि की प्रक्रिया हो सकती है। दवाओं की आपूर्ति। कोर्ट ने नोट किया कि फिलहाल दवाओं की अनुपलब्धता पर बहुत अधिक शोर शराबा नहीं दिखता है, खासकर जब से रेमडेसिविर की मांग कम हुई है। मांग कम होने की वजह से ये जनता के इस बात से जागरूक हो गई है कि इस दवा का सीमित प्रभाव है, ये दवा जीवन नहीं हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 40 वर्षीय उस महिला की जमानत मंजूर कर ली जिसने कथित तौर पर अपनी 23 वर्षीय बेटी के अपने पसंद के लड़के के साथ घर से भागने के प्रयास के बाद उसकी हत्या करने का दावा किया था। न्यायमूर्ति प्रकाश नायक ने पापू वाघेला मृतक की मां को चश्मदीद गवाह की उस गवाही के आधार पर जमानत दे दी जिसमें कहा गया कि मृतक के भाई सह अभियुक्त ने अपनी बहन की हत्या उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर कर दी थी। कोर्ट ने कहा, चश्मदीद गवाह के बयान में कहा गया है कि उसने सह अभियुक्त को मृतका का गला घोटते देखा था और आवेदनकर्ता मृतका के पैर पर खड़ी थी। आवेदनकर्ता एक महिला है। तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए आवेदनकर्ता को आगे हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। क्या है मामला? 23 वर्षीय मृतका अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक लड़के से प्यार करती थी। उन लोगों ने मृतका को प्रेमी संग घर से भागते हुए पकड़ लिया था और कथित तौर पर उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस दिया कि अगली तारीख को वो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण चामराजनगर के कोविड अस्पताल में मारे गए 24 लोगों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के मुद्दे पर विचार करेगा। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा, राज्य सरकार को पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर स्टैंड लेना होगा। रीट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकती है। हमने राज्यों को नोटिस पर रखा है कि मुआवजा देने के सवाल पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार 12 मई को एक लिव इन कपल को संरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर जिस तरह के संरक्षण का दावा किया गया है उसकी अनुमति दे दी जाती है तो इससे समाज का पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। इस कपल ने अपनी याचिका में बताया था कि उनको कथित रूप से लड़की के परिवार से खतरा है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता नंबर 1 लड़की मुश्किल से 18 साल की है, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 लड़का 21 साल का है। वे लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने का दावा कर रहे हैं और अपने जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए याचिकाकर्ता नंबर 1 लड़की के रिश्तेदारों से संरक्षण दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 13 मई को कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों को तत्काल आइसोलेट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के अंदर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक समर्पित कोविड केयर सेंटर स्थापित करने से आसानी से कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है और उनके बुनियादी मानकों की निगरानी की जा सकेगी। कोर्ट के समक्ष मामला। कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ और शिक्षक संघ और जेएनयू के 2 प्रोफेसर की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए निर्देश के साथ साथ कोविड प्रतिक्रिया टीम और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कुछ ऑक्सीजन सुविधाओं के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।